तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। मोल कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में जानना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है। इम्पेरिकल फार्मूला का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत आसान है, बस हम लोग इसको तुरंत से समझ लेते हैं। जैसे अगर हम लोग मैथ्स में एक एग्जाम्पल ले तो x² प्लस x को हम लोग इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? अगर हम लोग चाहे तो हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं x + 1 के रूप में। अगर मान लीजिए कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई है x² और x पर पावर 4, तो हम लोग अगर चाहे तो इसमें से x⁴ को अगर हम लोग कॉमन ले ले तो क्या बचेगा? 1 × x⁴। आप देख रहे हैं, सॉरी, x⁴ तो हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉमन ले रहे हैं। बहुत ही सिमिलर तरीके से अगर किसी सब्सटेंस का फॉर्मूला है C2H4 या फिर C2H4 अगर हम देखें तो हम लोग इसमें क्या ले सकते हैं कॉमन? देख रखिए, ये देखिए 2 है, ये 4 है, 2 है और 4 है। इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। 2 अगर हम कॉमन ले ले तो 1 और 2 बच जाएगा। वैसे ही हम यहाँ पर शो नहीं करते हैं कि हम किस नंबर को ले रहे हैं, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, ये इसका इम्पेरिकल फार्मूला है। एक और एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं। जैसे ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। क्या हम इन नंबर्स में से कुछ कॉमन ले सकते हैं? हमको लगता है कि हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। जैसे 6, तो C6 है तो यहाँ पर हो जाएगा C1 को हम लोग, जैसे C1 है तो इसको हम लोग C भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। जैसे हम लोग 1x नहीं लिखते हैं, हम लोग डायरेक्ट x लिख देते हैं। वैसे ही मान लीजिए कि अगर H1 है तो इसको हम लोग H लिखते हैं। तो वैसे ही 6 कॉमन ले लेंगे तो C6 बच गया, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 को नहीं लिखेंगे। H12, 6 के टेबल में 6 × 2 = 12, तो यहाँ 2 बच जाएगा। CH2 और O भी 6 है तो सिर्फ इसको ऐसे लिख देंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि इम्पेरिकल फार्मूला, इसको हम लोग मिटा देते हैं। हम लोग कभी भी कॉमन क्या लिए हैं ये नहीं लिखते हैं। हम लोग बस ऐसे लिखते हैं कि क्या कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन लेके दिखाना ही इम्पेरिकल फार्मूला है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ है फॉर्मूला H2O2, ऐसा, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ये फॉर्मूला है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में भी 2 एटम, ऑक्सीजन में भी 2 एटम। तो हम क्या इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। 2 और 2 में हम 2 ही कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा? H1O1, तो H1 को तो हम लिखते नहीं, तो HO। अब इसको भी हम लोग नहीं लिखते हैं। अपने मन में मान लीजिए कि हमने से 2 कॉमन लिया और इसको ऐसे हटा दीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इम्पेरिकल फार्मूला को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि H2O है, वाटर सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड्स है। हम क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन में 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन में यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 है। तो 1 और 2 के बीच में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? जैसे x और मान लीजिए कि 2y लिखा हुआ है जिसका कोई रिलेशन नहीं है, तो हम लोग 1 ही कॉमन ले लेते हैं।
बिल्कुल इसी तरीके से इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, अगर हम 1 कॉमन लें तो H2O ही रह जाएगा। ऐसे ही CH4 को अगर हम देखें तो इसमें C एक है और H4 है, तो 1 और 4 के बीच में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 और 4 के बीच में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 है ना, 1 1 जा 1 और 1 4 जा 4। तो यहाँ पर भी जो इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वो यही हो जाएगा CH4। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला को डिफाइन करने का एक ये तरीका है कि इम्पेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट, इम्पेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन, सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। बिल्कुल सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है ये किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड का ये सबसे सिंपलेस्ट रिप्रेजेंट होता है, और इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो जैसे कहीं पर लिखा हुआ है C2H2, इथाइन का फॉर्मूला है ये, इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है C2H2। इसमें हम कुछ ले सकते हैं कॉमन, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा CH, इसको हम नहीं लिखते, तो ये हो जाएगा हमारे पास इम्पेरिकल फार्मूला CH। इस तरीके से हम इम्पेरिकल फार्मूला को लिखते हैं। अब बात करते हैं मोलेक्युलर फार्मूला की। क्या होता है मोलेक्युलर फार्मूला? तो मोलेक्युलर फार्मूला जो होता है, मोलेक्युलर फार्मूला एग्जैक्ट कंपोजिशन शो करता है। जो एग्जैक्ट में है, इसमें हम कुछ कॉमन नहीं लेते हैं, जो बात है वो है। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 है, तो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को H2O2 ही लिखते हैं। जैसे C2H2 है, तो C2H2 क्या है, इथाइन का फॉर्मूला है, तो इसको हम इथाइन C2H2 ही लिखते हैं। तो इसके साथ हम ये समझते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या डिफरेंस है। इन दोनों को और अच्छे से समझने के लिए हम लोगों को एक और टॉपिक समझना पड़ता है, जिसको कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। क्या कहते हैं इसको? हम लोग कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। अब परसेंटेज कंपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे होता है, किसी भी सब्सटेंस में, मान लीजिए H2O में H कितना परसेंट है बाय मास, इसको हम लोग मास परसेंट भी कह सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग मास परसेंट भी कह सकते हैं। तो इसको हम लोग मास से भी बता सकते हैं। अब मास परसेंट का यूज कभी कभी ऐसे आता है कि कभी कभी जब आपको एम्पिरिकल फार्मूला बताने के लिए पूछेगा, तब आपसे कहा जा सकता है, आपको डायरेक्ट मास का परसेंट नहीं दिया जाए, तब आपको मास परसेंटेज निकालने आना चाहिए, जिसके कारण कि आप परसेंटेज निकाल के और तब आप एम्पिरिकल फार्मूला निकालना सीख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी उससे फर्दर निकाला जा सकता है। तो ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे एम्पिरिकल फार्मूला निकाले, कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाले। लेकिन उसको समझने के लिए पहले मास परसेंटेज हम लोग को समझना पड़ेगा। जैसे H2O है, इसमें हम लोगों से पूछा H का परसेंटेज बताइए बाय मास। 1 सेकंड के लिए इस भारी भरकम चीज़ को हम छोड़ देते हैं और थोड़ी सी बेसिक मैथ्स के बारे में देखते हैं। मान लीजिए एक आदमी है X के पास 5 रुपए है और Y के पास 15 रुपए। आप ये बताइए कि X के पास टोटल का कितना परसेंट है, ये आप कैसे बताएंगे? हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि अगर हमको X के बारे में पता करना है
तो जो x के पास है ना, तो रुपीज़ ऑफ x तो हम क्या किस चीज़ से डिवाइड करते हैं, टोटल रुपीज से, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो टोटल होगा उसमें से जो x का शेयर होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, जो टोटल होगा उसको नीचे लिखेंगे, और उसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से समझिए, टोटल जो टोटल होता है ना उसको हम लोग लिखते हैं बेस में। ठीक है, ये तरीका है सॉल्व करने का। बेस में लिखा जाता है टोटल को, और मान लीजिए अगर हम x का शेयर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। मान लीजिए y का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम y का लिख देंगे। लेकिन जो नीचे रहता है डिनोमिनेटर में वो हमेशा टोटल मास रहता है। तो यहाँ हम देखते हैं x का क्या परसेंटेज है, तो x का परसेंटेज कुछ ऐसे है कि रुपीज़ ऑफ x कितना है 5 डिवाइडेड बाई टोटल। अब बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर इस वैल्यू को डाल देंगे। नहीं, ये टोटल वैल्यू नहीं है। टोटल वैल्यू जैसे x का वैल्यू ये और y का वैल्यू ये, तो ये y की वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू नहीं है। टोटल वैल्यू में आपको इन दोनों की वैल्यूज को प्लस करना पड़ेगा। प्लस कीजिए, 15 + 5 = 20 मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पर आप इसको 4 बार में कैंसिल कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको 25% है टोटल में x का हिस्सेदारी। एक और आपको अगर हम तीन चीज़ों का एग्जाम्पल लेके दिखाएं, a है, b है, c है। a के पास मान लीजिए 10 रुपये है, b के पास मान लीजिए 20 रुपये है, और c के पास मान लीजिए कि इसके पास भी 20 रुपये ही है। अब हमको आप a का, b का, c का, इस टोटल में से आपको सबका इंडिविजुअल परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इंटू 100 करते हैं, और आएगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का सवाल। टोटल जो वैल्यू होगा सो हमेशा किस में रहता है, डिनोमिनेटर में रहता है। टोटल वैल्यू कितनी है निकालिए, 20 + 20 40, 40 + 10 50। टोटल वैल्यू नीचे रहनी चाहिए, टोटल वैल्यू नीचे रहनी चाहिए। याद रखिए इस बात को, अगर हम शेयर निकालते हैं तो टोटल वैल्यू को हम नीचे रखते हैं। ये हो गया इसका 50। अब हम इंडिविजुअल का निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ए का निकालें, ए का इंडिविजुअल कितना है 10, ये 10 हमने रख दिया। 50 से 2 बार में कट गया 20%। ओ फिर देखिए बी में, देखिए बी में नीचे में क्या होगा, आप एक बार कमेंट में बताइए नीचे वाले पोर्शन में क्या होगा। सोचिए, नीचे हम हमेशा किस चीज़ को लिखते हैं? बिल्कुल सही, हम लोग नीचे लिखते हैं हमेशा टोटल वैल्यू को। टोटल वैल्यू 20 नहीं है, 10 नहीं है, टोटल वैल्यू है a + b + c। टोटल वैल्यू है 10 + 20 30, 30 + 20 50। तो यहाँ हमने लिख दिया b की निकाले, तो इंडिविजुअल b की कितनी है 20, तो 20/50 × 100। ये हमने इसको किया 2 बार में कैंसल, ये 40% आ गया। सिमिलरली ये भी 20 है c, तो ये भी हो जाएगा 40%। क्या आपने इंडिविजुअली सबका शेयर निकाल पाए आप? अगर हम इसको 4 में डिवाइड करें, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइए, बस बातों को समझिए और ये बेसिक मैथ्स को कैसे रिलेट किया जाता है वो समझिए। m है, n है, o है, p है। m के पास 50 रुपये है, n के पास 150 रुपये है, o के पास 200 रुपये है, और p के पास 250 रुपये। अब आप इस टोटल मनी का जो है उसमें एक एक का कितना परसेंटेज मनी है वो निकालिए। क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 होगा। सवाल आता है न्यूमरेटर में किसको रखे और डिनोमिनेटर में किसको रखे।
तो डिनोमिनेटर में क्या रहता है, टोटल वैल्यू रहता है। 50 + 150 200, 200 + 200 कितना होता है 400, और 400 + 250, ठीक है ना। 100 + 50 200, 200 + 200 400, और 400 + 250 650 यहाँ पर हमको मिल गया। अब आप देखिए कि टोटल वैल्यू 650 है। कभी भी ये गलती नहीं करना है कि जो मैक्सिमम है उसको डिनोमिनेटर। बहुत लोग को क्या लगता है कि टोटल में से ही ये ऐसा होगा तो यार 250, नहीं, ये सबसे मेजर गलती है। कभी भी आपको एक ऐसा सिचुएशन में डाला जाए जहां आपको शेयर निकालना है, जैसे 4-5 चीज़ें हैं तो उसमें एक का परसेंटेज कितना है ऐसा आपको निकालना है, तो उसमें आपको मैक्सिमम पर नहीं, आपको सबको ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो है वैल्यू 650 हो जाएगा। अब इस पर क्या करिए, ईच इंडिविजुअल का वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो जैसे 50 है m का, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे। अब देखिए इसको कैंसिल कर देंगे, इसको 13 बार में कैंसिल कर देंगे, 100/13 जो भी वैल्यू आएगा वो इसका आंसर होगा। इसी तरीके से 150/650, ये आप हमको 2 सेकेंड 4-5 सेकेंड का आपको हम टाइम देते हैं। 5 सेकेंड में हमको बताइए कि ये 150 इनमें से किस इंडिविजुअल का शेयर है। चलिए 150 जो है वो चूँकि आप देख रहे हैं यहाँ पर n के बगल में 150 है, तो ये n का शेयर बताया जा रहा है। टोटल वैल्यू नीचे रहती है और ऊपर में क्या रहता है, इंडिविजुअल का शेयर, और इससे हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। तो वही हम कर रहे हैं। देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, जो 1500/65%। ऐसे ही 200/650 × 100 हो जाएगा, ये 0 से 0 गया, और 2000/65 जो है वो आपकी ये परसेंटेज हो जाएगा। उसके बाद 250 है, 250/650 × 100, 0 से 0 गया, 2500/65% इसका वैल्यू आ जाएगा। तो क्या करते हैं हम, आप की कंसेप्ट समझिए। देखिए की कंसेप्ट क्या है इतने एग्जाम्पल्स का, इतने सारे एग्जाम्पल्स का की कंसेप्ट यही है कि की कंसेप्ट इन सभी एग्जाम्पल्स का यही है कि अगर हमें टोटल परसेंट में से अगर हमें इंडिविजुअल का परसेंटेज निकालना है, तो हमको क्या करना होगा कि इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल × 100। और एग्जाम्पल, अभी जब बोर्ड्स या फिर एग्ज़ाम का जब टाइम चल रहा था, तो लोग ऐसे, मान लीजिए रिज़ल्ट जब आएगा तो लोग कहेंगे कि मेरा, मान लीजिए मैथ्स में हमको आया है 50 नंबर, और आप जानते हैं कि अगर बोर्ड में जो अगर अलग से सब्जेक्ट ना ले तो 5 सब्जेक्ट ही काउंट होते हैं 100 नंबर के। तो 500 नंबर में से 50 नंबर इसको मैथ्स में आया है। तो आप बता सकते हैं कि टोटल जो परसेंट होता है उसमें इसको कितना परसेंट मैथ का नंबर है। मैथ्स इसके टोटल नंबर में 50 नंबर मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इसको मान लीजिए कि 500 आया है। ऐसे तो आ नहीं सकता है। मान लीजिए इसको 450 है, बाकी सारे सब्जेक्ट में इसको फुल है, तो क्या आप बता सकते हैं कि मैथ इसके पूरे नंबर में कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है। इंडिविजुअल स्कोर जो मैथ का है वो, इसका टोटल स्कोर जो है वो, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैंसिल कीजिए, 9 बार में 100/9%, यानी 11.11% मैथ्स जो है सो इसके नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। अब इतने सारे एग्जाम्पल्स देने के बाद अगर हम इसको रिलेट करें, तो अगर हमसे कहे कि H2O में आप हमको H2 का क्या परसेंटेज है, इंडिविजुअल कितना परसेंट है
H2O में, वाटर में H2 इंडिविजुअली कितना है ये हमको आप बताइए। तो कैसे बताएं? अच्छा, वाटर का जो टोटल मास होता है, हमने आपको पिछली बार बताया था, हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है जिसका कि मास 1U होता है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी का भी एटॉमिक नंबर ऑड हो तो उसमें हम उसके एटॉमिक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देते हैं तो हमको उसका मोलर मास पता चल जाता है। ऑक्सीजन इस कैटेगरी में एक एक्सेप्शन नहीं है, वो इस कंसेप्ट को फॉलो करता है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। 8 क्या है? इवन है। इवन के लिए कॉन्सेप्ट था कि अगर जेड इवन आए तो डायरेक्ट जेड में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उसका मास मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन का मास कितना है? उसका जेड है 8 है इवन। इवन में हम क्या करते हैं? बस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 16 मिल जाता है, यानी 16 इसका क्या है? एक इसका मोलर मास है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए कि हमको दिया गया है H2O का निकालने के लिए। H2O, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं क्या आप बता सकते हैं? हाइड्रोजन यहाँ पर है 2। अगर ये HO होता, ऐसे तो होता नहीं है, तो यहाँ पर एक H होता, मतलब यहाँ पर H का जो मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक मास होगा, H का जो मास होगा वो कितना होगा? जैसे एक H का मोलर मास है 1 ग्राम, तो 2H का मास होगा 2 ग्राम। और एक ऑक्सीजन का मास होता है, जैसे यहाँ पर O3 या O2 तो कुछ ऐसा दिया नहीं हुआ है, यहाँ बस O है, और बस O का मतलब होता है कि O कितना है? 1 है। तो एक ऑक्सीजन का जो जेड है यानी एटॉमिक नंबर है वो है 8, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8th नंबर पर आता है, इसका एटॉमिक नंबर है 8। 8 एक इवन नंबर है, तो हम क्या करते हैं? Z इंटू 2 इज इक्वल टू 16। देखिए कैसे ये निकलता है। तो देखिए, एक ऑक्सीजन का मास है 16। एक ऑक्सीजन यहाँ पर 0 जैसा लग रहा है, देखिए ऐसे दिखाते हैं। एक ऑक्सीजन का मास है 16, तो 2, अब इसको आप क्लियर समझिए कि 2 हाइड्रोजन प्लस H2 मतलब कि 2H होता है, H2 मतलब कि 2 हाइड्रोजन, H3 मतलब 3 हाइड्रोजन, है ना, ऐसे समझिए। तो 2 हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन के लिए OX लिख रहे हैं, हालांकि इसका साइंटिफिक जो सिंबल है वो O है, लेकिन यहाँ पर 10 ना लगे इसलिए हम आपके सामने OX हल्का सा लिख दे रहे हैं कि आपको लगे कि ऑक्सीजन। अब देखिए 2H मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई एक हाइड्रोजन का मास कितना? 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक ऑक्सीजन का मास 16, तो यहाँ पर 16 लिख दिया। अब 2 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 18 ग्राम। अब देखिए 18 ग्राम इसका मोलर मास आ गया। मोलेक्युलर मास भी यही होता है और मोलर मास भी H2O का यही होता है। क्या आप CH4 का निकाल सकते हैं? कार्बन का मास, कार्बन का जेड क्या होता है? कार्बन का जेड यानी एटॉमिक नंबर 6 होता है, इवन है, तो जेड इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12। क्या हो जाएगा? इसका मास हो जाएगा 12 और 1 है तो इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन का मास कितना? 1 और कितना है? 4, तो इंटू 4 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4 16। अब देखिए आपने निकाल लिया। अब हमारा क्वेश्चन था ये कि जो 2 हाइड्रोजन है ना, H2 का H2O में कितना परसेंटेज है? तो पहले तो हम लिखेंगे टोटल वैल्यू, पहले तो परसेंटेज में है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसको पुट करें? टोटल जो होता है ना, टोटल मास हम पुट करेंगे। तो हमने अभी देखा था H2O का मास होता है 2 इंटू हाइड्रोजन का मास 1 प्लस 1 इंटू 16, 18 बाई यहाँ पर H2 है। अब इंडिविजुअल की बात आ रही है। H2 मतलब 2 हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 ग्राम।
एक हाइड्रोजन का मास है 1 ग्राम, तो H2 का मास यानी 2 हाइड्रोजन का है 2 ग्राम। 2/18 कट कर देंगे 9 से, ये 11.11%। क्या आपने मास परसेंट को समझा? क्या आप समझ गए कि मास परसेंट क्या होता है? एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए कैसे निकलता है मास परसेंट, कैसे निकलता है समझिए। जैसे आपको दिया हुआ है CH4, बताइए CH4 में C का परसेंट क्या? अच्छा, पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला, कार्बन का मास है 12 एक एटम है तो इंटू 1 है ना, और हाइड्रोजन का प्लस करेंगे, हाइड्रोजन का कितना है 1 इंटू 4। आप ऐसे अलग भी निकाल सकते, कार्बन का होता है 12U, H का होता है 1 और H4 मतलब कि 4 हाइड्रोजन मतलब 1 इंटू 4 बराबर 4। तो अलग से ही भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे, 4U बराबर 16, ऐसे भी और ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 + 4 = 16। तो आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, इसी में कोई बुराई नहीं। 16 आप देख रहे हैं इज़ द टोटल, और कार्बन कितना है, कार्बन की वैल्यू है 12। अब देखिए कैसे बैठाएंगे, देखिए खुद से देखिए कार्बन को आप कैसे बैठाएंगे। यहाँ पर है C, यहाँ पर है ना C का जो मास है उसको आप किसमें, CH4 का जो टोटल मास है इंटू 100। C का मास कितना है पहले बताइए, टोटल है CH4 का मास हमने नीचे डाल दिया, और कार्बन का मास है 12। 4 से काटिए, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 से ये 25 बार में कटा। कार्बन इज 75% इन CH4। आप देख रहे हैं। चलिए एक लास्ट बताएंगे, इसके बाद हम मास परसेंट को क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि और इसमें कुछ बहुत आप समझिए कि ऐसा हाईफाई और कुछ बचा नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमने दिया C2H5OH है ना, इथेनॉल। तो मोलर मास क्या है इथेनॉल का, पहले वो निकालेंगे। C2 मतलब 2 इंटू कार्बन का जो मास है प्लस H5, 5 हाइड्रोजन, 5 और 1 हाइड्रोजन का वेट इतना। O मतलब 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8, तो इवन है तो सीधे Z/2 बराबर 16। यहाँ हम डालें 16 + 1 है ना, कितना आया इसका, लगभग 46 का। अब ये टोटल आया। अब आपसे पूछे कार्बन का परसेंटेज निकालिए, हाइड्रोजन का निकालिए और ऑक्सीजन का निकालिए। सबसे पहले कार्बन का निकालते हैं। कार्बन का परसेंटेज कैसे होगा, कार्बन इसमें C2 मतलब कि 24 ग्राम प्रेजेंट है, 12 2 जा, तो यहाँ पर देखिए 24/46 × 100, लगभग ये वैल्यू जो है वो आता है 52.14% कुछ ऐसे। फिर H5, 5 हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन है, इसको भूलिए नहीं, तो टोटल इसमें 6 हाइड्रोजन का वेट कितना हुआ, 5 × 1 बराबर 5 + 1 6/46 × 1, ये आता है लगभग 13.13%। फिर आता है ऑक्सीजन तो एक ही है, 16/46 × 100। माने टोटल मास नीचे, जिसका निकालना है वो ऊपर, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है × 100, और ये आ गया आपका वैल्यू। तो अब हमको लगता है कि जो हमारा मतलब जो डाउट था मास परसेंट को लेकर, वो हमने पूरी तरह से समझ लिया है। अब बहुत सिंपल स्टेप है कि हम किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर एम्पिरिकल फार्मूला कैसे बना सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया और बोले कि इसका आप बताइए हमको एम्पिरिकल फार्मूला, या इसका आप मुझे बताइए मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आप आराम से बता सकेंगे। जैसे इसके लिए हमको कुछ चीज़ें याद रखनी है। कुछ चीज़ें क्या याद रखनी है, एक टेबल बनाया जाता है, छोटा सा टेबल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। सबसे पहले एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट के बाद हम लिखते हैं उसका परसेंटेज क्या है। अब जनरली तो परसेंटेज देता है, और कुछ कभी कभी या फिर कहे तो 70% बार ये परसेंटेज दे देगा, और 30% बार आपको ये परसेंटेज नहीं देगा। तो इसीलिए आपको इतने देर तक हमने ये समझाया है, ये मास परसेंटेज।
तो आप निकाल सकते हैं। तो मास परसेंट पर यहाँ हम चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, हम आपको बस एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में समझाएंगे, क्योंकि मास परसेंट ऑलरेडी हमने बहुत देर तक इसके बारे में आपको बताया। तो एलिमेंट हो गया, परसेंटेज हो गया। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक एलिमेंट है x, एक एलिमेंट है y। x जो है वो आप समझिए कि या फिर हम एक कोई रिलेटेबल ही ले लेते हैं, जैसे एक एलिमेंट है C कार्बन और एक है O ऑक्सीजन। तो कार्बन मान लीजिए x% में मौजूद है और ऑक्सीजन जो है वो y% में मौजूद है। अब अगला टेबल जो होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं कि इस परसेंटेज को डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? परसेंटेज को हम डिवाइड का ये भी सिंबल होता है, एक ऐसा स्लैंट बड़ा सा, जिसे हम लिखते हैं 2/4 = 1/2। तो वैसे यहाँ पर हम स्लैंट ही देंगे। परसेंटेज को हम डिवाइड करते हैं उस एटम के एटॉमिक मास से। हमने कर दिया एटॉमिक मास से डिवाइड। देखिए एटॉमिक मास से हमने इसको डिवाइड कर दिया। कैसे? देखिए, जो भी परसेंटेज था x ना, C का मान लीजिए, और उसको हम C के एटॉमिक मास, C का एटॉमिक मास होता है 12, हमने डिवाइड कर दिया। वैसे ही O का परसेंटेज है y को हमने डिवाइड कर दिया, O का कितना है 60। अब इससे मान लीजिए कि हमको कुछ वैल्यू आ गया, मान लीजिए Q1 और ऐसे हमको आ गया Q2, 2 वैल्यू हमको मिल गया। अब यहाँ हम मान लेते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं, अभी आपको हम बाद में और बताएंगे, लेट Q2 बी दी मिनिमम वैल्यू। मान लीजिए कि Q1 जो है ना, Q1 वो Q2 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे कि जो Q1 है ना, Q1 उसको हम मिनिमम वैल्यू मतलब Q2 से डिवाइड कर देंगे, और Q2 को तो हम Q2 से डिवाइड कर ही देंगे। अब मान लीजिए कि हमको इससे कुछ m वैल्यू मिला, और इससे हमको तो Q2 और Q2 था तो 1 ही मिल जाएगा। ये 4 प्रोसेस समझिए। एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट की जो परसेंटेज वो गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद उसके परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। अब जो 2 वैल्यू हमको मिलेगी, या 2 या 4 या 5 जो भी वैल्यू मिलेगी, उसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा ना, उससे हम सबको डिवाइड कर देंगे, और उससे जो वैल्यू आएगा वो, जैसे कार्बन में हमको वैल्यू क्या मिला m, तो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा Cm, और O में 1 है। तो देखिए ये ऐसे होता है। एक अगर हम आपको एग्जाम्पल लेके दिखाएं तो हम आपको मीथेन का ही एग्जाम्पल देते हैं। मीथेन का ही हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। खैर मीथेन में तो CH4 ही डिराइव होगा, क्योंकि इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी CH4 ही होगा। कि देखिए कॉमन लेके देखिए, इसमें ये 1 है, ये 4 है, तो 1 ही कॉमन ले ही सकते हैं, CH4 ही आएगा। तो देखिए आपको दिखा देते हैं, C और H 2 एलिमेंट, इसके बीच में मान लीजिए कि C का परसेंटेज हमने निकाला था पहले, आप पीछे करके देख सकते हैं, ये 75% है, ये 25% है। अब देखिए इसमें आपका राउंड ऑफ जितना तगड़ा होगा ना, आप सवाल उतना जल्दी सॉल्व कीजिएगा। 75 को हम डिवाइड करेंगे, हमको क्या करना है, एटॉमिक मास से अब डिवाइड करें। परसेंटेज गिवन है, एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए। हमको एटॉमिक मास क्या दिया हुआ है 12, और हाइड्रोजन जो है वो है 25, और इसका एटॉमिक मास है 1। ये देखिए हमको ये गिवन है। अब इससे हमको एक वैल्यू मिलेगा। क्या वैल्यू मिलेगा? अच्छा देखिए 75 को अगर आप 12 से डिवाइड करने जाएंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 672 3 बच जाएगा। तो राउंड ऑफ अगर करें तो वैल्यू हम 6 लिखते हैं, मान लीजिए लिख दी, और यहाँ तो एग्जैक्ट वैल्यू 25 आ जाएगा। अब आप देखिए कि 6 बड़ा वैल्यू है कि 25, 6 बड़ा वैल्यू है कि 25। ऑब्वियसली 25 बड़ा है 6 से, तो सबसे छोटा वैल्यू कौन हुआ 6, तो सबको उससे डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 6 तो 6 से डिवाइड हो गया तो 1 हो गया, लेकिन h जो है अब 25 से फिर 6 को डिवाइड करेंगे तो 4 है ना, 24 1.4.1
कुछ ऐसे हमको वैल्यू है, तो 4.1 को क्या आप 4 लिख दे राउंड ऑफ करके सी। अब आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला मिला C1H4 मतलब कि CH4। देखिए कैसे आपको मिला ये वैल्यू, देखिए कैसे मिल गया आपको ये वैल्यू। ये होता है मतलब आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हो। अब एक और चीज़ समझिए, एक सिंपल फॉर्मूला है, आपको समझना पड़ेगा। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि अच्छा हम एक फुल फ्लेज्ड कैलकुलेशन करेंगे और तब आपको हम समझाते हैं। बिल्कुल इसको आप आराम से सुनिएगा, आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। जैसे H2O2 है, हम इस वीडियो में समय नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि आपको बातें कितने अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए, एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 है तो यहाँ पर तो इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का मास Z बराबर 8 इंटू 2 बराबर 16, ठीक है। तो 16 और यहाँ 2 है तो इंटू 2। अब देखिए 2 है प्लस 16 टू 32 34। अब इंडिविजुअल परसेंटेज निकालिए तो 2/34 और इंटू 100 और इसका क्या होगा 32। ऑक्सीजन का इंडिविजुअल वैल्यू 32/34 इंटू 100। अब आप एक बात, एक दिमाग लगाइए, अगर आपको इसका वैल्यू मिल गया 100/17%, 100/17% कितना होता है 100 हमको एक वैल्यू मिलती है 5.8%, राउंड ऑफ कर दीजिए अबाउट 6%। तो क्या देखिए, किसी भी चीज़ का जो फुल वैल्यू होता है ना, फुल वैल्यू वो 100% होता है। आपको कितना भी अच्छा मार्क्स मिल जाए तो आपको 100% ही आएगा। हाँ 101% कुछ जनरल दुनिया में होता नहीं है ना। तो ये मान लीजिए 6 है तो बचा हुआ कितना होगा 100 - 6 94%। समझ गए, 94% हो जाएगा। अब आपने देखा कि आपने मास परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। क्या है मास परसेंटेज 94 और 6, 94 ऑक्सीजन का और ये हाइड्रोजन का। अब हम इससे एक रिस्पेक्टिव टेबल बनाते हैं। तो टेबल के लिए बस 1 सेकंड का कट होगा, देखिएगा। तो आप ये टेबल को समझ पा रहे हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स है, यहाँ पर परसेंटेज गिवन है। ऑक्सीजन का परसेंटेज 94 है, हाइड्रोजन का परसेंटेज 6 है। अब इसके बाद का स्टेप आपको पता है ना, सबको परसेंटेज को उनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। तो ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का जो होता है वो होता है आपका 1, 6/1। अच्छा एक बात समझिए, 16 मल्टीप्लाइड बाई 6 होता है 96 और ये 94। तो कुछ वैल्यू आपको 5.8 या 5.9 के कुछ करीब वैल्यू आ सकता है डिवाइड करने पर। इसको हम अगर राउंड ऑफ करके 6 कर दें और ये 6 डिवाइडेड बाई 1 6 है ही। अच्छा मिनिमम वैल्यू कौन है? आप कहेंगे सर कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है भाई, क्योंकि दोनों इक्वल है तो हम किसी से भी किसी को डिवाइड कर दिए तो देखिए 1 1 आ गया। अब देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, HO और H2O2 का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता था? H2O2 का एम्पिरिकल फॉर्मूला होता था HO। देखिए कैसे आपने डिराइव कर लिया। अच्छा अब समझिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डेरिवेशन आप कैसे करेंगे। अच्छा क्या हम ऐसे देख सकते हैं कि H2O2 में से आपने कुछ कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया 2 मल्टीप्लाइड बाई HO इज इक्वल्स टू H2O2। ये आप समझ पा रहे हैं? बताइए ये आप समझ पा रहे हैं? जैसे C2H2 है ना, तो C2H2 में 2 कॉमन ले लेते, 2 इंटू CH, C2H2 कॉमन लिए थे ना, 2 इंटू CH इज इक्वल्स टू C2H2। अच्छा ये 2 फिक्स नहीं है, मान लीजिए लिखा हुआ है C3H3, मान लीजिए लिखा हुआ है, तो 3 इंटू CH इज इक्वल्स टू C3H3। क्या समझे? कुछ रिलेशन मिला, कुछ रिलेशन मिला।
रिलेशन ये है कि ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ये n भी हो सकता है। n इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला गिव्स द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। n कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला इसका है HO गिव्स H2O। अच्छा, इसका मास जो है वो कितना है? एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन 17 ग्राम निकाल सकते हैं। 1 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, 17 ग्राम इसका जो है सो मास है। अब आप समझिए कि अगर हमको मास गिवन रहे इसका, तो क्या हम इसका मास डाल के, और चूंकि मास में से और मास में इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो क्या इसका वैल्यू आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल C2H2 है ना, देखिए दिखाते हैं। C2H2 में से कॉमन लेंगे 2 इंटू CH, ये इक्वेशन बना। इम्पेरिकल फार्मूला इंटू N इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। C2H2 का मास देखिए, कार्बन 2 मतलब 12 2 जा 24 प्लस हाइड्रोजन 2 है तो 2 इंटू 1, तो हो जाएगा आपका 26। और 2 इंटू CH क्या है? CH क्या है? एक कार्बन का मोलर मास 12 और हाइड्रोजन का 1 इंटू 30। क्या ये इक्वल आपको दिख रहा है? आपको क्या ये इक्वल दिख रहा है? ये इक्वल है, क्योंकि आपने कुछ कॉमन लिया है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से अगर आप मास भी तो इसके कॉमन ही होगा। जैसे आपने 4 को आपने 2 इंटू 2 लिख दिया है, वही काम तो आपने किया है। वैसे ही यहाँ 26 था तो 26 को कैसे लिख दिया हमने? 2 इंटू 30। तो जितना आपने इसमें से कॉमन उठाया है उतना ही आप इसमें से मास भी कॉमन ले रहे हैं। तो इससे एक और नया रिलेशन क्या डिराइव होता है कि n मल्टीप्लाइड बाई इम्पेरिकल फॉर्मूलाज मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज मास। मान लीजिए कि यहाँ पर 4 सेब हैं जिनका 1-1 केजी वजन है, तो 4 केजी वजन हुआ। अब इसको अगर हम 2 इंटू 2 केजी लिख दे तो कुछ गलत है क्या? वैसे ही अगर 34 या हम कहते तो H2O2 का जो भी वेट हो, H2O2 2 प्लस 32, देखिए 34 ही है, तो 34 केजी को अगर हम 2 इंटू जो इसका मास है क्या है 17, वैसे लिख सकते हैं। तो अब आप समझिए कि अगर आपको गिवन दे दे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो मास है वो है 34, तो बताइए, और आपको इम्पेरिकल फॉर्मूला पता है CH, तो अब CH और 34 में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसका मास ले लेंगे, जो कि होगा सॉरी CH बोल रहे हैं, यहाँ पर HO है, तो HO का मास कितना हो जाएगा 17 इंटू N। क्या आप N की वैल्यू निकाल सकते हैं? N की वैल्यू 2 हुई। अच्छा, N की वैल्यू जब आपको 2 मिल गई तो आपसे कोई पूछेगा कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, तो आपको N की वैल्यू पता चल गई ना। तो N इंटू इम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको एम्पेरिकल फार्मूला पता है आपको एम्पेरिकल फार्मूला पता है HO मल्टीप्लाइड बाई N की वैल्यू पता है 2। आपने मास से निकाला है N, लेकिन N तो वही रहेगा, तो ये आपको H इंटू 2H2 और O इंटू 2O2। देखिए निकल कैसे गया। कॉमन लिया जाता है तो मास भी कॉमन ले लिया जाता है। जनरली आपको मास दिया रहेगा तो मास से आप n की वैल्यू निकालिए। देखिए मास से n की वैल्यू निकालिए इम्पेरिकल फार्मूला निकाल के, और इम्पेरिकल फार्मूला का मास निकालिए।
मॉलिक्यूलर फार्मूला के मास से डिवाइड कीजिए, n का वैल्यू निकालिए और इम्पेरिकल फार्मूला में n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। फार्मूला कंसेप्ट का यही दो है, देखिए यही दो है इस कॉन्सेप्ट का फार्मूला, ऐसे ये निकलता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 1.2। इस एनसीईआरटी के क्वेश्चन को जब आप देखेंगे ये शायद पेज नंबर 19 में आपको मिल जाएगा, क्लास 11th की केमिस्ट्री में, ठीक है ना। पार्ट 1 केमिस्ट्री जो होती है पार्ट 1, उसमें आपको ये सोर्स हमने कोट कर दिया है, देख लीजिएगा। इसमें बताया गया है कि एक कंपाउंड में हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है। हाइड्रोजन है 4%, जो कार्बन है वो 24% है और क्लोरीन 72% है। देखिएगा वैल्यू क्लोरीन की है 71.65, लेकिन हमने इसको सबको वैल्यू को राउंड ऑफ किया है। राउंड ऑफ जितना आपका अच्छा होगा आप उतना बढ़िया से काम कर पाइए। देखिए तो H की वैल्यू 4, C की वैल्यू 24 और Cl की वैल्यू जो है 72। 4 + 4 + 2 इतना 10 और ये 7 + 3 100, तो ये बिल्कुल सही वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, एटॉमिक मास। तो 4 को डिवाइड किया एटॉमिक मास से 1, 24 को कार्बन से किससे किए हम, 12 से, तो यहाँ 2, और 72 को डिवाइड किया हमने 35.5 से। अच्छा देखिए 36 × 2 होता है 72 और ये 35.5 बहुत पास में है, तो हमको लगता है 1.8 या 1.9 कुछ वैल्यू आएगा, जिसको राउंड ऑफ करके हम 2 लिख दें। तो यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ पर 4। मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है, 2 2 4, तो सबको सब 2 से डिवाइड कर दीजिए। 4 को डिवाइड किया 2 से 2, 2 को डिवाइड किया 2 से 1 और Cl को डिवाइड किया तो 1, ठीक है ना। तो हमको इम्पेरिकल फार्मूला क्या आया, सबसे पहले कार्बन लिखते हैं C, फिर H लिखते हैं H2 और Cl। दिस इज द इम्पेरिकल फार्मूला। और आपको मास दिया हुआ है किसका, मॉलिक्यूलर फार्मूला का। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास गिवन है 99 ग्राम्स, अप्रॉक्स 98.96 है, जिसको हम 99 मान लेते हैं। राउंड ऑफ कर दिया है, 98.96 को राउंड ऑफ करके 99 कर दिया है। अब आपको CH2Cl और 99 ग्राम में तो कोई रिलेशन नहीं मिलने जा रहा है, लेकिन हाँ इसके मास और इसके मास के बीच में रिलेशन मिलेगा। क्या रिलेशन है, n × इम्पेरिकल फार्मूलाज मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूलाज मास। देखिए पीछे हमने फार्मूला लिखवाया था n × देखिए CH2Cl, C का वैल्यू होता है 12, H2 का वैल्यू होता है 1 × 2, H2 है ना, H2 मतलब 2 × हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 और Cl का वैल्यू 35.5 है, हम इसको 36 मान, 36 + 2 38, 38 + 12 50 और यहाँ है 99। अब देखिए इसको आप डिवाइड भी कीजिएगा ना, तो 50 × 2 होता है 100 के ये बड़ी पास वैल्यू है, तो कुछ 1.8 या 1.9 आएगा, जिसको कि हम राउंड ऑफ करके n की वैल्यू 2 मान लेते हैं। अब n की वैल्यू 2 आ गई, ध्यान दीजिएगा n की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। एक बार फिर से समझिए, n × इम्पेरिकल फार्मूला का मास, क्योंकि हम CH2Cl और 99 के बीच में कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते, लेकिन इसके मास और इसके मास में निकाल सकते हैं। n × इम्पेरिकल फार्मूला मास मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। n और इम्पेरिकल फार्मूला मास जो है वो क्या है, 12 CH2Cl का 12, कार्बन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2 और Cl का 36 है ना। 35.5 को हमने राउंड ऑफ कर दिया 36 में, ये आ गया। अब इसको हम जब प्लस करते हैं तो हमें 50 वैल्यू मिलती है और 99, तो 52 या 100 है और 99 इसके बड़े पास है, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 2 मान लेते हैं। तो हमको n की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। तो हमको ये रिलेशन भी पता है कि नहीं पता है, देखिए ये रिलेशन हम जानते हैं कि n × जैसे H2O2 में से हमने
2 कॉमन लिया तो HO मिला, जो कि इम्पेरिकल फार्मूला है। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू N मल्टीप्लाइड बाई जो इम्पेरिकल फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पर 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो उसको हमने N मान लिया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं पता है, N की वैल्यू पता है, N की वैल्यू हमको 2 पता है। 2 मल्टीप्लाइड बाई इम्पेरिकल फार्मूला कितना है, CH2Cl। तो यहाँ देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आया, कार्बन 1 है तो वो हो जाएगा 2 1 × 2 C2 और हाइड्रोजन 2 × 2 H4 Cl2। ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए कैसे आपने इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों को निकाल दिया है। अगर आपको समझ में ना आए, एक बार फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि हमने बहुत आराम से आपको चीज़ों को समझाया है। तो दिस वॉज द होल थिंग। आप इम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मास, परसेंटेज, कंपोजिशन सब समझ चुके हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को जो है वो एंड करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।